अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर फास्ट रिवीजन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनामिक्स का फास्ट रिवीजन किया था, आज हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर है सेकंड हमारा, और इस चैप्टर का वेटेज विथ ऑप्शन 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स। इस चैप्टर में हम ये पॉइंट्स को पढ़ेंगे। टोटली 9 पॉइंट्स है, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट पूरे फास्ट रिवीजन आज करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड किसे कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी जो भी चीज़ फ्लो हो सकती है, बह सकती है, उसे हम फ्लूइड कहेंगे। जैसे कि पानी है, हवा है, वाटर, जो भी ऑयल है, जो भी चीज़ फ्लो हो सकती है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। अब आमिर खान को फ्लूइड नहीं बोलना, क्योंकि बहते हवा सा था वो बोलने के लिए है। असल फ्लूइड जो फ्लो हो सकते हैं सब्सटेंस, वो है हमारे फ्लूइड्स। चलिए, फ्लूइड की और ख़ास बात क्या है। फ्लूइड हैज़ वेरी लो टू नो रिजिडिटी, या तो रिजिडिटी होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत ही लो होगी। Liquids and gases can flow, therefore they are collectively called fluids. Liquids और gases जो होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं, इसलिए हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। थोड़ा सा और बोलेंगे फ्लूइड्स के बारे में। जैसे कि एक ग्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी जो है फ्लो होके आ रहा है, यानी इट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड इज़ अ फेज ऑफ मैटर दैट includes liquids, gases and plasma. These are fluids. Next point. A fluid is a substance that deform continually under the action of external force. जो भी एक एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में फ्लूइड जो है डिफॉर्म होते रहता कंटिन्यूअली, उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड लिखिए 2 मार्क्स के लिए, तो ये 4 बातें याद रखना। पहली चीज़, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। पहली बात कि भाई इनकॉम्प्रेसिबल होता है और डेंसिटी कांस्टेंट। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इट्स फ्लो इज स्मूथ विथ नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। ये खास बात है आइडियल फ्लूइड की। थर्ड पॉइंट याद रखिए, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फ्लो ऑफ एंड इट हैज़ नो विस्कोसिटी। हम बोल सकते हैं विस्कोसिटी को आगे हम थोड़ा तफसील में देखेंगे। जो लेयर्स फॉर्मेशन होता है लिक्विड में, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इट्स फ्लो इज स्टेडी, द वेलोसिटी ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। ये प्रॉपर्टीज़ है हमारे फ्लूइड के, आइडियल फ्लूइड के। और आइडियल फ्लूइड के बोलता है तो ये 3-4 प्रॉपर्टी बोल देंगे। अगर सिर्फ फ्लूइड के बोलता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जब कहेगा तो आप क्या बताएंगे। ये पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए, तो पहला जो पॉइंट बोलेंगे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी में, इट डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म। यानी कि पानी रहने दो, जो भी चीज़ फ्लूइड है वो जिसमें डालेंगे उसके जैसा बन जाएगा और अपोज नहीं करेगा डिफॉर्मेशन को। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। पहले तो ये तो डेफिनेशन से ही ले लिए हम, ये फ्लो हो सकता है इसलिए ये फ्लूइड है। और तीसरी बात, इट हैज़ एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर, जो भी चीज़ में डालेंगे, जिसमें डालेंगे उसके जैसा बन जाएगा। ये है हमारा फ्लूइड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फार्मूला आपको मालूम है F/A, उसी को थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे और वर्डिंग में बोल देंगे। F इज़ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट, एंड डिवाइडेड बाय को हम पढ़ते हैं पर यूनिट, ए को बोलते हैं सरफेस एरिया, इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्लूइड का एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स जो लगेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, दैट इज़ प्रेशर रहेगा। और प्रेशर के बारे में SI यूनिट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, चूँकि ऊपर फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट रहेगी न्यूटन, नीचे हमारे पास जो है एरिया सो मीटर स्क्वायर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है, और इसकी SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं SI सिस्टम में। SI सिस्टम के अलावा कुछ अदर यूनिट्स भी है जिसको आपने याद रखना है।
और डायमेंशन फोर्स के m1 L1 T -2 और एरिया के L2, सो इट विल बी L -1। नीचे का L2 ऊपर का L1 है, तो नीचे का L2 ऊपर गया -2, 1 -2 -1। इस तरह से आप प्रेशर के डायमेंशन m1 L -1 T -2 भी याद रख सकते हैं। प्रेशर के बारे में अगर पूछता है तो 2 मार्क्स के लिए आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। सो हमने बीकर में एक लिक्विड लिया है और एक सिलेंड्रिकल शेप लिक्विड कॉलम हम इमेजिन करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जिसकी हाइट h है, एरिया a है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर आप ये ऐसी बना सकते हैं। पहले बोल देंगे थोड़ा सा, कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड डेंसिटी रो। लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, हमने ली हुई है। अगला पॉइंट बोलेंगे अ सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शन ए हाइट h इमेजिनेटेड बाय इनसाइड द वेसल एज शोन इन फिगर। ये हमने बता दिए, फिगर में दिख रहा है। उसके बाद हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस पर कौन सी फोर्स एक्ट होंगी। तो पहली फोर्स विच इज डाउनवर्ड, दैट इज वेट, दैट इज F = mg। पहली फोर्स जो एक्ट होती है इस पर क्या होगी, mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। mg हमने ले लिए पहली फोर्स। उसके बाद बोलेंगे mg जो फोर्स F = mg, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। और सेकंड बोलेंगे भाई अपना प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, F/A, और F की जगह आप अभी जो वैल्यू ला mg वो रख देंगे, सो इट विल बी mg/A। अब m का जो बेसिक फार्मूला है वो है मास = वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। असल में डेंसिटी का है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्रॉस में भेज दिए ऊपर, तो m = ρV। तो बच्चों हम यहाँ पर v की जगह पे लिख सकते एरिया इनटू हाइट। ये वैल्यू उठा के फिर से इक्वेशन 2 में रखे तो इट विल बी P = m की जगह लिख देंगे AH रो एंड G एज इट इज़ डिवाइडेड बाय AB एज इट इज़। इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। और उसके बाद जो है नीचे का ए ऊपर का ए दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर बच जाएगा P = H ρg। ये है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक फिगर में बताया हुआ है, एक हाईएस्ट, एक थोड़ा कुछ हाइट पे है एक पर्सन और दूसरा एक नीचे है। तो ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स है हम इसे लिक्विड कॉलम बोल सकते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी जो भी पर्सन होगा उसके ऊपर जितने भी क्रॉस सेक्शन, उतना जो एरिया है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे उनका जो वेट रहेगा उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइट पर है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लो है, क्योंकि उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो कम होंगे, और जो नीचे हैं, जो अर्थ सरफेस पे थोड़ा नीचे हाइट पे है, उस पर जो है प्रेशर हाई होगा, हाइयर प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात याद रखना है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए टॉपिक पूछ सकता है, आपको लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। फिगर आपने बना लेना है, ABCD 4 हमारे पास कंसिडर करें हमने कि इंटरकनेक्टेड वेसल्स है, सबका शेप अलग है और आप ज़रा ध्यान से देखेंगे सबके अंदर क्वांटिटी भी अलग अलग है लिक्विड लेवल की, लेकिन आप गौर करने की बात यह है कि सबका लेवल जो होता है वो सेम होता है। A liquid is poured in any one of the vessel, the level of liquid on the vessel is same. The vessels are of different shape and hold different amount of liquid. This is known as hydrostatic paradox. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसे ही कहते हैं कि भाई शेप अलग अलग है और अमाउंट अलग अलग है, लेकिन फिर भी लेवल जो है सेम होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे कि एक फिगर आप देख सकते हैं, एक साइड में हमने जो है फोर्स F1 लगा रहे हैं, जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, और अनदर साइड अगर देखेंगे एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि बढ़ जाती है, यानी कि F1/A1 यानी फोर्स और एरिया का रेशो ये कांस्टेंट होता है कोई भी इंटरकनेक्टेड वेसल के लिए। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं
यानी पास्कल्स लॉ का आप स्टेटमेंट को जिस तरह से कह सकते हैं, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected. यानी ग्रेविटी को अगर नेगलेक्ट कर दे तो ये हमारा इफेक्ट इस तरह से होता है कि फोर्स और एरिया का रेशो कांस्टेंट होता है. अब इसके जो एप्लीकेशंस है बहुत ही यूज़फुल है. तो पहले हम देखेंगे एप्लीकेशंस, तो जिसके अंदर समझने के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर भी लगाते हैं जहाँ पर एरिया कम है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे अगर एरिया हमने बढ़ा दिया है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फोर्स भी जो है ग्रेटर हमको हासिल होगी. यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट विच इज़ यूज टू लिफ्ट और सपोर्ट हेवी ऑब्जेक्ट सच एज कार, ट्रक एट्सेट्रा. अनदर एप्लीकेशन इज़ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं. एक मास्टर सिलेंडर है एंड उसके 4 जो है स्लेव सिलेंडर्स है. यानी हम अगर यहाँ पर ब्रेक पेडल जो है हमारा मास्टर सिलेंडर पे पुश करते हैं सो इक्वली हर तरफ जो है हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगी और इस तरह से स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्रेक पेडल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स व्हिच शोज डाउन ऑन स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, जो कि स्टॉप कर सकते हैं. इसी तरह बैरोमीटर एक हमारे पास एप्लीकेशन है. बैरोमीटर एक डिवाइस है जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. कुछ इस तरह से होता है. अब बनाते कैसे हैं, तो हमारे पास जो है मर्क्यूरी बैरोमीटर हम बनाते हैं. असल में उसको बनाने के लिए हम बीकर एक छोटी सी प्याली लेते छोटी सी, और उसके अंदर मर्क्यूरी रहता है और एक जो ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर फुल हम उसके कॉर्नर तक फुल उसके जो है तो हम मर्क्यूरी को भर देते हैं और उसके बाद जो है उसको जो प्लेट है उसके अंदर हम उल्टा जब रखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. और चूँकि ये एडवाइस टोरिसेली ने दिया था उसको हम टोरिसेली वैक्यूम कहते हैं. टोरिसेली एडवाइस टू फर्स्ट टाइम मेथड मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मर्क्यूरी बैरोमीटर. लॉन्ग ग्लास ट्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, उसको हम मर्क्यूरी फिल करके इन्वर्ट कर देते डायरेक्ट उल्टा और छोटे से स्मॉल डिश के अंदर मर्क्यूरी जिसके अंदर है. द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब लोअर्स एज सम मर्क्यूरी स्पिल्स इन द डिश. थोड़ी सी मर्क्यूरी बाहर निकलने से थोड़ा सा लेवल नीचे हो जाता है. द गैप इज क्रिएटेड बिटवीन सरफेस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब एंड अ क्लोज एंड ऑफ ग्लास ट्यूब. यहाँ पर एक गैप बन जाता है जिसको हम टोरिसेली वैक्यूम कहते हैं. द प्रेशर इज़ ज़ीरो एट पॉइंट ए. और चूँकि पॉइंट ए बैलेंसिंग पे आके रुक चुका है तो प्रेशर ए वहाँ पर ए पॉइंट पे जो है वो ज़ीरो होगा और जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. सो हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू पी नॉट और पी ए जो होता है वो ज़ीरो. और हमारे पास ऑलरेडी जो इक्वेशन है, पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को इधर लिख देंगे 1 और 2 एक बार, और उसके बाद हमारे पास प्रेशर है पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी. बेसिक हमारी इक्वेशन है. यहाँ पर पी बी की जगह हम पी नॉट रखेंगे, पी ए की जगह 0. सो पी नॉट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला. इस तरह से आप ले सकते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन. उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे. इंटरमोलिकुलर फोर्स, नाम से ही जाहिर होता है इंटर यानी दरमियान के, माबैन. इंटरमोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स जो होती है जिसे हम बैन सालेमाती क़ुव्वत भी कहते हैं. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स. और ये 2 तरह की होती है. एक होती है फोर्स ऑफ कोहेजन जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं. यानी अगर मॉलिक्यूल सेम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू मॉलिक्यूल सेम, इनकी फोर्स कोहेसिव. नीचे जो ग्रीन थोड़ा सा येलोइश ग्रीन है वो वाले सेम कोहेसिव. लेकिन इन दोनों के बीच में अगर होगी वो एडहेसिव रहेगा. यानी हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस दे आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन. और फोर्स ऑफ एडहेजन किसे कहेंगे, द डिफरेंट सब्सटेंस. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ एडहेशन.
उसके बाद हम देखेंगे रेंज। रेंज यानी क्या, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, एक लेवल, एक डिस्टेंस तक वो दूसरे मॉलिक्यूल पर इफेक्टिव हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है। वो जो डिस्टेंस रहेगा, एक जैसे मैग्नेट है उसकी एक रेंज होती है, अर्थ की ग्रेविटी की एक रेंज होती है, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है उसका जो रेंज है, जहाँ तक वो दूसरे मॉलिक्यूल पे इफेक्टिव हो सकता है, उस डिस्टेंस को, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहेंगे उसका रेंज। और अगर हमने मॉलिक्यूल को सेंटर पे रख के उसके रेंज को रेडियस लेकर अगर हमने एक स्फेयर ड्रॉ कर दिए तो उस स्फेयर को हम कहेंगे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कुर्रे असर। एन इमेजिनरी स्फेयर विथ मॉलिक्यूल एट सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस तरह से आपने याद रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हमको आगे क्वेश्चंस में करना है और 1 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछा तो ये डेफिनेशंस आपको लिखने आना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर बताना है कि सरफेस टेंशन एक्सप्लेनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले एक बीकर लेना है, बीकर में 3 मॉलिक्यूल लेना है ABC। लेट अस कंसिडर अ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड एंड देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ABC। मॉलिक्यूल A B C के बारे में तफसील बोलना है और इन पे कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है वो बोलना है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल A टोटली कंप्लीटली इमर्ज इनसाइड द लिक्विड, देयरफॉर ऑल मॉलिक्यूल इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल A आर लिक्विड मॉलिक्यूल, देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल A इज 0, क्योंकि भाई A पूरा अंदर है। A के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल A के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे वो लिक्विड के रहेंगे, इस पे उस पे चारों तरफ इक्वल फोर्स रहेगी, तो हम बोलेंगे A पे फोर्स 0 हो रही है ना। इसी तरह यहाँ पर पहले थोड़ा सा थ्योरी में बोल दिए ABC है, कैसे है वो बता दिए। अब एक एक से बोलेंगे। A के ऊपर जो फोर्स होगी नेट फोर्स 0 होगी, और B के बारे में बोलेंगे। B जो है वो जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है, और आप उसको बोल सकते हैं कि वही सरफेस फिल्म में है, तो B पर भी जो फोर्स एक्ट होगी वो हमारी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादातर तो लिक्विड के ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन थोड़े से पार्ट एयर के भी है। लेकिन हमको मालूम है लिक्विड की जो फोर्स होती है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, वो ग्रेटर होती है और एयर की कम, इसलिए उस पर भी जो फोर्स एक्ट होंगी B पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और मॉलिक्यूल C ऑन द लिक्विड सरफेस है, लेकिन हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में, हाफ लिक्विड में, बट वी नो दैट लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होगी वो ज़्यादा, सो C पर भी फोर्स जो एक्ट होगी वो डाउनवर्ड होगी। यानी A पे, A का मतलब जितने भी अंदर साइड है सब पर जो फोर्स हो रही वो नेट फोर्स 0 है, लेकिन B और C जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, जो सरफेस फिल्म पर है या सरफेस से थोड़ा नीचे, वो सब किधर जा रहे, नीचे खींचे जा रहे। इससे जाहिर हो रहा कि लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और आप इसको बोल सकते हैं लिक्विड हैज़ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। बस इतना बोल के छोड़ देना है। यही तो है एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आपने लिखना है सरफेस टेंशन के बारे में, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड की फ्री सरफेस पे हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है और उस पर जो फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ यानी F/L, उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सो T इक्वल टू F/L फार्मूला है। F फोर्स डिवाइडेड बाय को हम पर यूनिट पढ़ेंगे, लेंथ को लेंथ बोलेंगे, और उसकी यूनिट चूँकि न्यूटन पर मीटर रहेगी, और चूँकि न्यूटन के लिए M1 L1 T -2 डायमेंशन, नीचे भी L1 लेंथ के लिए L1 L1 कैंसिल, सो M1 L0 T -2 इसके डायमेंशन रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सरफेस एनर्जी। यानी हमने अभी अभी देखा कि लिक्विड के जो फ्री सरफेस है वहाँ पर टेंडेंसी टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, यानी वो जो मॉलिक्यूल है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ऐसे हम बोल सकते हैं। अ मॉलिक्यूल विल इनसाइड, अ मॉलिक्यूल जो कि वेल इनसाइड पूरी तरह से अंदर है, उस पर तो नेट फोर्स 0 होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म में होते हैं, सरफेस पे होते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट उन पर होती है, जो हमने अभी अभी देखे थे। और वही फोर्स जो हो रही है एक्ट, वही कुछ वर्क डन वहाँ पर हो रहा है, तो वो जो वर्क डन है अगेंस्ट दैट कोहेसिव फोर्स, उसे ही हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वही होगी सरफेस एनर्जी।
आगे देखते हैं जो मेन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उसके लिए पहले एक फ्रेम ले लेंगे ABCD, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उस पर एक PQ हम साइड लेंगे जो कि मूवेबल है, थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे। और उसके बाद हमको जैसे मालूम है, इसको हम सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकालते हैं तो एक सोप फिल्म तैयार हो जाती है, एक लिक्विड की सोप फिल्म। तो यहाँ पर ABPQ एक लिक्विड फिल्म है। नाम आप अपने दिल से ले सकते हैं, ABCDEFG कुछ भी। अब यहाँ पर जो लिया गया है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब फोर्स चूँकि एक्ट होगी, हमने उसको पुल किया है तो इंटरनल उसके अंदर भी फोर्स रिस्टोरिंग होगी। और हमको मालूम है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फार्मूला, T का फार्मूला है F/L, और यहाँ से हम क्रॉस में L को भेज देंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा F = 2L। TL होगा असल में, लेकिन चूंकि दो फ्री सरफेस है इस फ्रेम के, इसलिए हम लेंगे 2TL। असल में F = TL होना चाहिए, लेकिन दो फ्री सरफेस इसलिए हमने लेंगे F = 2TL। और चूंकि वर्क डन का फार्मूला आपको मालूम है, dW = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो FdX हमने ले लिए। F की जगह हमने रखे 2TL, जो कि अभी हमने देखा था, F की वैल्यू 2TL, और dx एज इट इज़ रख दिया हमने। अब आपको मालूम है लेंथ 2L है टोटल, और dx ब्रेथ है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हमको मालूम है एरिया होता है। सो 2L dx की जगह हम dA रख सकते। सो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा dW = हमने रख दिया है dA, तो ये हो जाएगा T × dA। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। यहाँ पर जो dW है वो है हमारी सरफेस एनर्जी, क्योंकि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज सरफेस एनर्जी हम इसे कह सकते हैं। यानी आप उसको E भी लिख सकते हैं, SE भी लिख सकते हैं। सरफेस एनर्जी = T × dA, या फिर E/dA = T। आप इसको वर्डिंग में भी बोल सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ऐसे भी आप उसे बता सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझने के लिए याद रखिए कि एक बीकर में आपने लिक्विड लिया है, सो वहाँ पर जो मेनिस्कस है वो हमारा कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, और प्लेन हो सकता है। उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो हम तफसील में देखेंगे। पहले तो देख लेंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या। तो ये सॉलिड सरफेस, और अगर हमने लिक्विड के फ्री सरफेस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करे तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, यानी एंगल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। ये आपको याद रखना है। और उसकी ख़ास बात याद रखना कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है एक गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और साथ ही जो मीडियम है उसके ऊपर, उस पर भी डिपेंड करता है, और इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। चलिए, तो डिफरेंट शेप्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर लिक्विड हमारा जो टेम्पररी वेट करता है तब हमारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वो एक्यूट बनता है, यानी सॉलिड सरफेस को टेम्पररी वेट करता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा लिक्विड सरफेस ऊपर उठ जाती है कॉन्टैक्ट के, तो इसलिए एक्यूट बनता है। सेम हम जब देखेंगे, सेम ऑब्ट्यूज बनेगा इन केस ऑफ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, और जब अगर कम्प्लीटली वेट्स रहेगा तो वहाँ पर बनेगा ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर हमने हाइपोथेटिकल केस है 90 डिग्री का, वो भी हमने देखा था, तो उसको शॉर्टली रिवीजन के तौर पे याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिक्विड ड्रॉप ऑन अ प्लेन सॉलिड सरफेस। तो सपोज कर लेंगे, पहले लेट अस कंसिडर एक प्लेन सरफेस है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक लिक्विड का ड्रॉप है। हमने बोले T1, T2, T3 तीन फोर्सेस है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर एंड एयर लिक्विड। यहाँ पर तीन सरफेस टेंशन, तीन अलग अलग पेयर बनेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे T1 जो कि सरफेस टेंशन लिक्विड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का है, T2 सॉलिड एयर एंड T3 लिक्विड एयर। और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं T1, T2, T3 हमने बताया, और T3 को जब हमने राइट साइड में स्वैप करके अलोंग T1 अलोंग द सरफेस ऑफ सॉलिड करके देखे तो उसका
जो कंपोनेंट बना वो T3 cos थीटा, क्योंकि थीटा जिधर उधर cos बनता है, हमने ये याद रखना है। जिधर दावत उधर गौस और जिधर थीटा उधर cos, आपने ये याद रखना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं T3 cos थीटा राइट साइड है, T1 भी राइट साइड है, T2 लेफ्ट साइड है, तो आप बैलेंसिंग इक्वेशन ले सकते हैं T3 cos थीटा प्लस T1 इक्वल टू T2, और प्लस का T1 जब राइट में गया T1 T2 माइनस T1 हो गया, और T3 डिवाइड में आया T2 माइनस T1 बाय T3। अब ये cos थीटा का इक्वेशन है, इसको देख के हम चार बातें बोल सकते हैं। चार बातें बोल देना, चार बातें याद करें ना, तो लोगों की चार बातें सुनना पड़ता अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो। अब यहाँ पर देखो, पहले जो T2 ग्रेटर देन T1 है, फर्स्ट कंडीशन, यानी पॉजिटिव रहेगा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अभी बोले हमने। और यहाँ पर याद रखना कि T2 बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और जाहिर सी बात है जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव उस वक्त होती है जब एंगल एक्यूट यानी 0 से 90 होता है, और शेप रहेगा कॉन्केव। दूसरी चीज़, अगर T2 छोटा है तो छोटे में से बड़ा जब निकालेंगे तो आंसर निगेटिव आता, और उस वक्त हम याद रख सकते हैं 90 से 180, यानी कि ऑप्टिव्स एंगल बनेगा और शेप कॉन्वेक्स होगा। और अगर दोनों इक्वल होते T2 माइनस T1 इक्वल टू T3, तो cos थीटा की वैल्यू 1, यानी कि हमारा जो लिक्विड है कम्प्लीटली वेट द सॉलिड सरफेस। और जो लास्ट कंडीशन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, cos की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos की वैल्यू मिनिमम -1 0 और +1 मैक्सिमम होती है, ये हमको मालूम है, यानी यहाँ पर कोई ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा। मर्क्यूरी और एक जो हमारा कॉमन लिक्विड होता है जैसे कि केरोसिन वगैरह, जैसे कि फिगर ए और बी में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या क्या असरअंदाज होती है। पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन द कॉन्टैक्ट, कैसा लिक्विड है कैसा सॉलिड है, ये उस पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा। प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज़, और इम्प्यूरिटी पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भी चेंज होगा। और इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। पहले तो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़, एज सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ऐसे जो डिज़ोल्व होने पर वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते शक्कर नमक वगैरह मिलाने पर आप देखेंगे लिक्विड के अंदर गाढ़ापन बढ़ जाता है, तो आप बोलेंगे सरफेस टेंशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा जो है स्पैरिंगली सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, ये क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं हमारे पास। जैसे पानी कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते, अगर उसमें हम सर्फ डालें तो वो उसकी जो है सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी क्लीनिंग एबिलिटी को बढ़ा देगा और दाग धब्बे अच्छे से निकल जाएंगे। तो याद रखना है, यानी शक्कर नमक वगैरह जैसे HCl डालने पर सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होगा और स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस फेनॉल डिटर्जेंट डालने से डिक्रीज़ होगा। दोनों टॉपिक अच्छे से। और तीसरी चीज़ इफेक्ट ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, तो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। और नेक्स्ट बात हमको याद रखना है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे पास लिक्विड है सब जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज़ ही होता है। सिर्फ मॉल्टन कॉपर और मॉल्टन कैडमियम दो ऐसे हैं जो कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सरफेस टेंशन भी बढ़ता है, बाकी सबके साथ उल्टा ही होता है, यानी कि सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, और सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम ज़ीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपने याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप, जिससे हम लेप्लास लॉ के बारे में, लेप्लास लॉ के नाम से जानते हैं। पहले आपने क्या करना है कि स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ले लेना है। लेट अस कंसीडर एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका इनर प्रेशर PI है और आउटर प्रेशर हम सपोज कर लेंगे PO है। सपोज करो चूँकि हमको मालूम है अंदर का प्रेशर ज़्यादा है आउटर का कम है, उसका जो कर्व है हम देखकर बोल सकते हैं। सो एक्सेस प्रेशर जो होगा वो होगा PI माइनस PO, और चूँकि इंटरनल इनर प्रेशर ज़्यादा है तो इनिशियल रेडियस उसका सपोज R है, और जो स्मॉल इंक्रीमेंट इन रेडियस हुआ बाद में वो डेल्टा R हुआ। सो एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन हो गया PI माइनस PO,
और रेडियस इनिशियली आर और फाइनल रेडियस होगा आर प्लस डेल्टा आर, इंक्रीमेंट डेल्टा आर और पहले से आर यानी कि आर प्लस डेल्टा आर। ये हमने थोड़ा सा थ्योरी में भी साथ साथ बता देना है। उसके बाद आपने निकालना है एरिया। आपको मालूम है स्फेरिकल शेप का एरिया होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर। सो इनिशियल एरिया A1 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सब है आर प्लस डेल्टा आर इस तरह से। और आप यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन भी कर सकते हैं आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर को। और चूँकि चेंज इन एरिया जब चाहिए डी ए, तो आप ले सकते हैं A2 माइनस A1। सो A2 ले लिए, A1 ले लिए, और A2 जो है हमारा उसको 4 पाए आर प्लस डेल्टा आर को ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर से ओपन भी कर दिए। साथ ही जब हमने वैल्यूज़ लिए तो हमारे पास इक्वेशन की फाइनल वैल्यू आई 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। मगर हमको मालूम है डेल्टा आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल है, उसका स्क्वायर करने पर वो और नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल। तो फाइनली डी ए की वैल्यू बच गई 8 पाई आर डेल्टा आर। ये डी ए की वैल्यू आपने याद रखना है। इस वीडियो को तफसील में भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो बोर्ड पर पढ़ाते हुए बताया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसकी वर्क डन का इक्वेशन जो कि हमने रिलेशन लेकर आए थे T इंटू डी ए। अब वर्क डन T इंटू डी ए में T एज इट इज़ और डी ए की जगह रख दी हमने 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये आ गई इक्वेशन 1। अदरवाइज हमारे पास वर्क डन का अनदर फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने लिए फोर्स F डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। सो यहाँ पर हम फोर्स की जगह पर रख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने पुट कर दिया है। तो DF इज इक्वल टू PI माइनस PO इंटू ए नहीं रख दे, 4 पाई आर स्क्वायर भी रखे तो चलेगा। और आप ये वैल्यू फोर्स की वर्क डन के फार्मूले में रखते हैं, सो इक्वेशन आती है दूसरी वाली। अगर दोनों की जो वैल्यू है यानी DW की पहले वाली वैल्यू जो हमने ला कर रखे इक्वेशन 1 में, और दूसरी जो अभी रखे PI माइनस PO 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर या फिर A इंटू डेल्टा आर, ये दोनों को इक्वल करते हैं तो दोनों इक्वेशन से जो जो चीज़ें हैं वो कैंसिल होगी। फाइनली बच जाएगा PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T बाई आर। और अगर हमने यही लिक्विड ड्रॉप के बजाय सोप बबल के बारे में देखें, तो इन केस ऑफ सोप बबल PI माइनस PO 2T बाई आर की जगह, क्योंकि सोप बबल में इनसाइड एयर आउटसाइड एयर, तो ये हो जाएगा 4T बाई आर। इस तरह से आपने याद रखना है। लास्ट में बोल देना है PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T बाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैप्लास लॉ, दिस इज लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। इतना बोलकर आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी, यानी कि हमको मालूम है एक कैपिलरी ट्यूब जो होती है, अगर उसमें लिक्विड ऊपर चले जाता, कभी कभी लिक्विड का लेवल नीचे आ जाता है ना, जैसे केरोसिन वगैरह हो गया, H2O हो गया, हमारा नॉर्मल जो पानी है ना, उसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया, और जो मर्क्यूरी है उसका लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे हो गया, जैसा अभी हमने देखे। तो ये जो दोनों कंडीशन है, यानी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इससे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, है ना। द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन, इसके दो नाम है। अब इसके एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, एग्जाम में एप्लीकेशन आए तो छोड़ना नहीं। पहला है ऑयल राइजेस अप इन द विक ऑफ लैम्प, यानी चिराग की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो इसकी एग्जाम्पल है। और क्लॉथ रैग सक्स वाटर, यानी जो कपड़े की चिंदी होती है, वो कपड़ा जो पोंछने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसीलिए कि वो क्या कर लेता है, वाटर को सक कर लेता है। इसके अलावा भी वाटर जो है राइजेस अप इन द क्रीवाइसेस ऑफ रॉक, और उसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं इंक राइजेस इन द पेन। और साथ ही स्पेशल एक जो बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे लह व खशबा के खलियात, यानी जाइलम फ्लोएम वाले जो सेल्स है, वो जो रूट से लेके पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी वाटर राइजेस अप, वाटर एंड सैप राइजेस अप इन द ट्रीज फ्रॉम द अप टू द टॉप ऑफ द लीफ, ऊपर के पत्ते तक भी पहुंच जाता है। ये भी हमारा कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। इस तरह से आपने एप्लीकेशन 2, 3, 4 लिख देना है जितने हिसाब से पूछा, और याद भी रख लेना है आसानी से। अब ये होता क्यों है,
उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यानी कि लिक्विड लेवल ऊपर नीचे क्यों होता है। सबसे पहले देखेंगे फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल क्यों होता है, यानी नीचे क्यों आता है मर्क्यूरी जब होने पर। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे, कैपिलरी ट्यूब लेंगे, ए बी सी डी 4 पॉइंट से बता देंगे। ए और सी सेम लेवल पर है, ज़रा ध्यान से देखिए, ए और सी सेम लेवल पर, यानी दोनों का प्रेशर सेम। और सी और डी प्लेन सरफेस के दो अपोजिट साइड है, इसलिए इन दोनों का प्रेशर भी सेम। यानी पी ए पी सी इक्वल पी सी पी डी इक्वल, इसका मतलब पी ए पी डी भी इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। यानी पी ए पी सी सेम लेवल पर है इसलिए इक्वल, सी डी दो अपोजिट साइड है प्लेन सरफेस के इसलिए इक्वल। अगर ए सी का प्रेशर सी डी का प्रेशर इक्वल, यानी ए डी का प्रेशर भी इक्वल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो आप देखो यहाँ पर जो शेप बन रहा है वो अपर कॉन्वेक्स, यानी बी का प्रेशर ज़्यादा है ए का कम है, यानी बी का ज़्यादा ए का कम और ए का डी का सेम, इसलिए हम बोल सकते हैं बी का ज़्यादा डी का कम। और बी का प्रेशर ज़्यादा डी का कम, इसलिए जो लिक्विड है वो बी से निकलकर बाहर की तरफ आ जाएगा, इसलिए हमारा मर्क्यूरी का लेवल इनसाइड द कैपिलरी लो हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब देखेंगे राइज ऑफ लिक्विड, यानी कि जब लेवल ऊपर क्यों चढ़ता है, इन केस ऑफ केरोसिन बोलो या फिर हमारा जो कॉमन वाटर है हमारा जो जनरल वो उसमें ऐसा, तो यहाँ पर भी सेम बताना है कि भाई ए सी का प्रेशर सेम, सी डी का प्रेशर सेम, यानी ए डी का प्रेशर सेम। अब जब लिक्विड ट्यूब के अंदर आप देखें यहाँ पर जो शेप बनता है वो अपर कॉन्केव है, मतलब ए का प्रेशर ज़्यादा है बी का प्रेशर कम है, और ए का ज़्यादा इसका मतलब डी का ज़्यादा है बी से, यानी डी का प्रेशर ग्रेटर है बी का कम, यानी लिक्विड जो है डी से बी की तरफ फ्लो हो जाएगा और हमारे पास जो लेवल है वो कुछ इस तरह से बढ़ के नज़र आएगा। इस तरह से दोनों चीज़ों को आपने थ्योरेटिकली लिखकर बता देना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमको लाना है जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम में जो हाइट है उसकी। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक कैपिलरी ट्यूब है, डिप है इन द लिक्विड और लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि टेम्पररी वेट द सॉलिड सरफेस ऐसा वाला लिक्विड हमने लिया है। अब यहाँ पर याद रखना कि भाई सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी है, जिसको एफ टी भी लिख सकते हैं, और टी के दो कंपोनेंट जब हम बनाएंगे तो एक अपसाइड बनेगा जिधर थीटा उधर कॉस टी कॉस थीटा और जो लेफ्ट साइड टी साइन थीटा, लेकिन हमको अप और डाउन दोनों को बैलेंस देखना है तो सिर्फ टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हम लेंगे। और चूँकि कैपिलरी ट्यूब का जो ऊपर सिरा है वो सर्कुलर शेप में है तो इसलिए हम टोटल सरकमफ्रेंस का लेंगे तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पायर, ये हो जाएगा टोटल अपर फोर्स, टोटल अपसाइड फोर्स। और डाउनवर्ड आप सबको मालूम है जैसे फोर्स ड्यू टू वेट होता है mg, हम लेंगे डाउनवर्ड फोर्स वेट mg और मास की जगह लिख सकते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी v और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h ले सकते तो पाई आर स्क्वायर h रो जी, इस तरह से बन गया डाउनवर्ड। अब हमको मालूम है इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो हमने टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड कर दिया, जो जो कैंसिल हुआ सब काटे, h का फॉर्मूला बनाए तो बन गया 2t cos थीटा बाय r रो जी। इस तरह से आपको फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। न्यूमेरिकल सेक्शन देखिए, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हमको रेडियस मालूम करना है सबसे पहले। तो याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि जितने छोटों का वॉल्यूम रहेगा वो मिलाने पर ही बड़े का वॉल्यूम के इक्वल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पहले रेडियस ला लेंगे और उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू डी की जगह जो एरिया 2 माइनस एरिया 1 आप रख सकते हैं n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इसमें वैल्यू रख के आंसर ला सकते हैं। और एक अगले ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से है, आपको टेम्परेचर और जो है रेडियस दे दिया, इन पीओ दे दिया, पी मालूम करो तो पी आई माइनस पी ओ का फॉर्मूला 2t बाय आर माइनस पी ओ इधर भेजे प्लस पी ओ, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर ले लेना है और जो जो गिवन दिया उस हिसाब से लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी, वही यूज़ करना है। टॉपिक है हाइड्रोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मोशन में देखें तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स।
उसमें देखेंगे स्टेडी फ्लो, flow in which measurable properties such as pressure, velocity and fluid at given point is constant over time is called steady flow। यानी कि अगर प्रेशर वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट पर टाइम के साथ हम देखने पर कांस्टेंट होते हैं तो इस तरह के फ्लो को हम जो है स्टेडी फ्लो कहते हैं। जैसे कि स्लो मोशन में पानी जो है नल से अगर जा रहा है इस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो हमारा स्टेडी फ्लो है। और अगर हमने पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल को देखे यानी उस फ्लो स्टेडी फ्लो में, तो वो जो होगा वो फ्लो लाइन कहलाएगी। यानी एक पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है उसकी जो राह है, उसका जो रास्ता है वो है हमारा फ्लो लाइन। और एक बंडल को इमेजिन कर लिए हमने, एक पर्टिकुलर सर्कुलर शेप बोलो तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हम उसे फ्लो ट्यूब कहेंगे। फ्लो ट्यूब, एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स bound by imaginary wall called flow tube. For steady flow, fluid cannot cross wall of the flow tube. Fluid adjacent flow tubes are constant। इस तरह से रहेगा। ठीक है, हमारा स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, जैसे कि आप नॉर्मल हालत में जो फ्लो ऑफ रिवर देख सकते हैं, नदी से जो पानी बहता है, वो हमारा स्ट्रीमलाइन होता है। और इसके डेफिनेशन बोल सकते हैं, द कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of the flow at that point is called streamline। और इस तरह का जो फ्लो है उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। स्ट्रीमलाइंस एंड फ्लो लाइंस आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में पूरे लाइंस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कांस्टेंट, एक के बाजू एक लेयर्स हमारे फ्लो होते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो हम जिसको कह सकते हैं, जो नॉर्मल रिवर फ्लो हो रहा है वो वाला। और अगर स्लोली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नल से पानी भर रहे हैं आप, वो वाला। ये आप स्ट्रीमलाइन की एग्जांपल्स ले सकते हैं। दूसरा जो फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे एग्जांपल आप साइड में देख सकते हैं, लीनियर लैमिनार फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो वेक्टर से पूरे एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। और वही अगर नीचे देखें टर्बुलेंस, यानी कि अगर फुल स्पीड में आपने नल चालू कर दिया या फिर नदी में सैलाब आ चुका है, तो उस वक्त का जो फ्लो होगा उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब थोड़ा समझेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलेंगे जहां हमारा जो स्टेडी फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड हमारे पास फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, आर नीटा बाय रो डी, जहाँ पर वी जो होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है, आर रेनॉल्ड नंबर है, आर एन भी हम उसे लिख सकते हैं, नीटा जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा भी कहते हैं, और रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि कांस्टेंट है हमारा रेनॉल्ड का। इस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लो कैसा है, कैसा, चलिए देखिए। जैसे कि हमने अभी फार्मूला देखा है रेनॉल्ड्स नंबर, उसमें था जैसे वी रो डी बाय नीटा, हम उस फार्मूले को अरेंज करेंगे तो आर का फार्मूला इस तरह से हासिल होगा। और आर का फार्मूला जो रेनॉल्ड्स नंबर है, ये इसके हम वैल्यूज़ अगर देखें तो इसके 3 वैल्यूज़ पे से हम पता लगा सकते हैं कि फ़्लो कैसा है। एक बात याद रखना कि इट हैज़ नो डायमेंशन। आर रेनॉल्ड नंबर जो है इसके कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही इसकी कोई यूनिट है। तो एमसीक्यू आया तो उसमें आपको लिखने आना चाहिए कि रेनॉल्ड नंबर की यूनिट डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है। 3 बातें याद रखना है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आर की वैल्यू 1000 से कम है, 1000 से कम है, तो हमारा जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 2000, तो हमारा जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। यानी 1000 से कम लैमिनार स्ट्रीमलाइन और 1000 से 2000 से ज़्यादा रहा तो टर्बुलेंट। और अगर 1000-2000 के बीच में रहा कहीं, तो हम बोलेंगे द फ्लो इज़ अनस्टेडी, यानी हम बोलेंगे कि अभी ये स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज विस्कोसिटी। व्हाट इज़ द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स फॉर्म होते हैं।
जैसे कि अगर आपने शहद एक बोतल से नीचे गिराए या एक चम्मच में निकाले तो आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में वो गिरता है। वही अगर एक गिलास पानी आपने गिराए तो भड़ भुल के पूरा गिर जाएगा। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और जो फोर्स एक्ट होती है उसे कहेंगे विस्कस ड्रैग। जो फोर्स है द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन different layers of a fluid is called viscous force or viscous drag। नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म हमने इससे पहले भी बताया था कि डिवाइड बाय में डिस्प्लेसमेंट है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा, वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसे वर्डिंग में बोल सकते हैं द रेट ऑफ change of velocity dv with distance dx measured from a stationary layer is called visco velocity gradient। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं dv by dx। now Newton's law of viscosity। so according to Newton's law of viscosity एरिया अगर a है और velocity gradient dv by dx है, सो हम बोल सकते हैं द फोर्स जो होती है हमारी जो ड्रैगिंग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर ए एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी हम वर्डिंग में इस तरह से बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको इक्वेशन में लिखना है सो वी कैन राइट एज F is directly proportional to A and dv by dx एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट जो नीटा लगाए उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये बोलकर आपने इतना लिख देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी फॉर्मूले को अगर नीटा इज इक्वल टू F by A dv by dx लिखते हैं सो हम बोल सकते हैं द फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक से स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के लिए भी इक्वेशन याद रखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी। उसी को वर्डिंग में बोल देंगे द विस्कस फोर्स दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस एंड वेलोसिटी v एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पर भी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट होगा 6 पाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6 पाई। सो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। साथ ही फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलास एक नज़र में। और चूँकि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाले रहेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हुए अपनी स्टडी को जो है तो पक्का कीजिए। इन फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा हुआ है आप इसको देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के आज कवर किए। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह कल प्रोवाइड किया जाएगा और स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कीजिए। जहाँ पर भी आपको जो भी क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर सकते हैं। कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।